थोड़ा सा बैक करते भाई। ये आप लोग जरा माइक प्लीज बंद कर ले भाई। चैप्टर नंबर 11 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा सवाल है। और सवाल क्या है मेरे बेटा? व्हाट इज कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन क्या है? एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल, ड्राइव इक्वेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड शो दैट एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। पहली बात ये समझ ले मेरे बेटा कि कार्नोट इंजन सब समझने से पहले ये समझ ले कि हीट इंजन क्या होता है। तो इंजन वो डिवाइस होती है जो वर्क को, जो एनर्जी को, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है। हीट क्या करती है? हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, उसको हीट इंजन कहा जाता है। जितने भी इंजन होते हैं उन तमाम इंजन में हीट लॉस भी होती है, जाया भी होती है, वेस्ट भी होती है। क्या होती है? हीट वेस्ट होती है, लॉस होती है, जाया होती है। एक गाड़ी नई होती है तो उसकी माइलेज ज़्यादा होती है। एक गाड़ी नई होती है, मोटरसाइकिल नई होती है, उसकी माइलेज ज़्यादा होती है, कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर तक जाती है। जो गाड़ी पुरानी होती चली जाती है उसमें हीट लॉस बढ़ती चली जाती है और उसकी माइलेज कम होती चली जाती है, यानी कि उसमें लॉस का फैक्टर बढ़ जाता है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। कार्नोट साहब यानी कि जितने भी इंजन काम करते हैं, जितने भी इंजन काम करते हैं, तमाम इंजन्स के अंदर हीट लॉस होती है, वेस्ट होती है, ज़ाया होती है। कार्नोट साहब ने एक एग्जेम्पशन किया और एक इमेजिनरी इंजन बनाया। ये ख्याली इंजन है, थ्योरेटिकल इंजन है। कार्नोट साहब ने एक थ्योरेटिकली इंजन बनाया है, ख्याली इंजन बनाया है, इमेजिनरी इंजन बनाया है जिसमें हीट लॉस ना हो, या हीट लॉस हो तो कम से कम हो। हीट लॉस हो तो कम से कम हमारे पास हीट लॉस हो, ऐसा इंजन बनाया है जनाब का। क्या होती बेटा बात कि जितने भी इंजन हमारे होते हैं उसमें हीट क्या होती है? लॉस होती है। कार्नोट साहब ने एक इमेजिनरी ख्याली इंजन बनाया है। इस ख्याली इंजन में हीट लॉस कम से कम होती है। हीट लॉस क्या होती है? कम से कम हमारे पास हीट लॉस होती है। कार्नोट इंजन इज एन इमेजिनरी इंजन इन विच मेथड ऑफ हीट लॉस आर मिनिमाइज और रेड्यूस। मेथड ऑफ हीट लॉस क्या होते हैं? मिनिमाइज कर दिए जाते हैं, रेड्यूस कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं? हीट कम से कम लॉस हो। हीट क्या हो? कम से कम लॉस हो। ऐसे इमेजिनरी ख्याली इंजन को कार्नोट इंजन कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होती है जरा देख ले। कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। जितने भी इंजन होते हैं ना बेटा, आपके समझ ले बात, जितने भी इंजन होते हैं, जो गाड़ी के भी इंजन होता है ना, शायद आपके इल्म में हो ना इल्म में हो, उसका एक हेड सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं। उसके अंदर सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, बज़ाहिर आपको महसूस नहीं होता, और अंदर आपके पास पिस्टन और सिलेंडर लगे होते हैं। एक सिलेंडर होता है इसके अंदर, और इसके ऊपर एक अदद पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन मूवेबल होता है। मूवेबल होने का मतलब है कि पिस्टन हमारा मूव कर सकता है। द सिस्टम कंटेन्स एन आइडियल गैस। सिस्टम के अंदर एक आइडियल गैस हमारे पास भरी होती है। सिस्टम के अंदर हमारे पास एक आइडियल गैस जनाब भरी होती है। द वॉल्स of the cylinder and piston are made up of non-conducting material। जो दीवारें होती है ना किसकी, जो पिस्टन की सिलेंडर की दीवारें होती हैं, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, मैंने येलो से बनाने की कोशिश की है, देखिएगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। ये पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग है। ये जो येलो से बनाया है बेटा मैंने, जो येलो से इंडिकेट किया है, ये बता रहा है कि नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब ये है, नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब ये है, नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब मेरे बेटा ये है कि इसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग होने के मतलब ये है कि इसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। द वॉल्स एंड द पिस्टन आर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, देयरफॉर नो ट्रांसफर ऑफ हीट। नो ट्रांसफर ऑफ हीट इसका मतलब हीट लॉस नहीं होगी। नो ट्रांसफर ऑफ हीट होने के मतलब है कि इसमें से हीट लॉस नहीं होगी। इट हैज अ कंडक्टिंग बेस। इसका बेस कंडक्टिंग होता है। देखो रेड कलर से बनाया है, रेड कलर से बनाया है। डायग्राम को जरा गौर से देख लें। ये ब्लू कलर का हमारा पिस्टन है। येलो कलर से क्या किया, इसको हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से बना दिया है, और इसका जो बेस है वो रेड कलर से बनाया है, कंडक्टिंग है। बेस कंडक्टिंग इसलिए कि सिस्टम को हीट देनी भी तो है। अगर हर तरफ से नॉन कंडक्टिंग कर देंगे तो सिस्टम में हीट जाएगी कहाँ से? अगर हर तरफ से कंडक्टिंग कर देंगे तो सिस्टम में हीट जाएगी कहाँ से?
जाने के लिए हीट को, बेस को अपने कंडक्टिंग बनाया है. इट हैज अ कंडक्टिंग बेस थ्रू विच इट कैन एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट हीट. लोड इज प्लेस्ड ऑन पिस्टन. पिस्टन पे हमने क्या रखा है? लोड रखा है. नजर आ रहा है बेटा? कोई ब्लैक कलर से नजर आ रहा होगा. पिस्टन पे हमने लोड रखा है. जब लोड को वेरी करेंगे, जब लोड को तब्दील करेंगे तो प्रेशर को वेरी कर सकते हैं. इनके प्रेशर मेरे इख्तियार में. मैं लोड बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड कम कर दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. जब प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस एक्सपेंड हो सकती है. लोड को बढ़ा देंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी. ये मेरे इख्तियार में. लोड इज प्लेस्ड ऑन अ पिस्टन. लोड रखा हुआ, प्रेशर है. System can be allowed to expand by decreasing the load work done by the system, और system can be compressed by increasing the load. लोड बढ़ाकर उसको कंप्रेस कर सकते हैं. ऐसी सूरत में इसको कहते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम है. क्या बेटा? वर्क डन. ऐसी सूरत में ये वर्क डन ऑन सिस्टम होता है. क्या होता है? वर्क डन ऑन सिस्टम हमारे पास होता है. इसका वॉल्यूम फर्स्ट करते हैं. V1 इसका वॉल्यूम है. इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है. डायग्राम को जरा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा, समझ ले ध्यान से. ये तो हो गया कार्नोट इंजन क्या होता है. ये तो हमारे पास हो गया व्हाट इज कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन हमारे पास क्या होता है ये हमने डिस्क्रिप्शन आपको दे दी. जो सवाल का पहला पार्ट था व्हाट इज कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की स्ट्रक्चर बयान करें, ये हमने आपको बयान कर दिया कार्नोट इंजन क्या होता है. और हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना दिया ताकि इसमें से हीट का ट्रांसफर जितना कम हो सकता है, इनकी साइडों से हीट लॉस ना करे, साइडों से हीट लॉस ना करे. अब आता है कार्नोट साइकिल क्या होती है. नाउ वी कम टू द कार्नोट साइकिल. हम क्या करते हैं कि इंजन जब बनाया है तो इंजन काम भी करेगा इंजन, और जब इंजन चलेगा तो कहीं से हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और लॉर्ड केल्विन साहब के मुताबिक हीट लॉस भी करेगा. इंजन काम करेगा तो हीट गेन भी करेगा, हीट लॉस भी करेगा. इसके बगैर तो काम ही नहीं करेगा ना. ऐसा कहना है लॉर्ड केल्विन का, और बिल्कुल सही कहना है. यानी सिस्टम क्या करेगा? जब इंजन काम करेगा तो किसी मरहले पर हीट गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट, किसी मरहले पे हीट लॉस करेगा, और उसके बाद घूमता घुमाता हुआ दोबारा जहां से चलेगा वहीं आ जाएगा. एक मरहले में हीट गेन करेगा, दूसरे मरहले में हीट लॉस करेगा. इस तरीके से होता हवाता हुआ जहां से चलेगा वहीं पर दोबारा पहुंच जाएगा. जब जहां से चले दोबारा वहीं पहुंच जाए तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस. तो कार्नोट साइकिल क्या होती है जरा देख ले. कार्नोट इंजन इज पास थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस. कार्नोट इंजन इज पास थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेस. मुख्तलिफ प्रोसेस से कार्नोट इंजन को गुजारा जाता है. आफ्टर विच इट एक्वायर्स इनिशियल स्टेट. मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हैं जिसके दौरान ये हीट गेन करता है, हीट लॉस करता है, और दोबारा कहां पहुंच जाता है? जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच जाता है. जहां से चला था दोबारा बेटा वहीं पहुंच जाता है. जब जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच जाएगा. तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने साइकिल मुकम्मल कर ली. क्या मुकम्मल कर ली? इसने साइकिल मुकम्मल कर ली है. इन सीरीज ऑफ प्रोसेस का नाम होता है कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल के 4 मरहले होते हैं. कार्नोट साइकिल के 4 मरहले हमारे पास होते हैं. एक का नाम होता है, पहला मरहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्या नाम होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है. पहले मरहले में कार्नोट इंजन को हम एक हॉट रेजरवायर पे रख देते हैं. डायग्राम पे तवज्जो देखिए, गौर देखिएगा. ये हमारा कार्नोट इंजन था. इस कार्नोट इंजन को हमने रख दिया एक हॉट रेजरवायर पे. इस कार्नोट इंजन को उठाकर हमने कहाँ रख दिया? एक हॉट रेजरवायर पे, जहां से इंजन हीट लेगा. हॉट रेजरवायर के मतलब होता है जहां से हीट गेन करेगा. कार्नोट इंजन को एक हॉट रेजरवायर पर रख दिया जाता है. इंजन एब्जॉर्ब Q1 हीट. इंजन ने क्या किया? आपको एरो नजर आ रहा होगा. इंजन ने हीट एब्जॉर्ब की है. Q1 हीट इंजन ने एब्जॉर्ब कर ली. कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली? Q1 हीट जनाब इंजन ने एब्जॉर्ब कर ली है. एट द सेम टाइम, सुनो जरा गौर से, at the same time system is allowed to expand by decreasing the load on the piston. पिस्टन पे लोड कम करके उसको गैस को फैलने का मौका देते हैं. जब हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको बताया था सिस्टम से जब हीट आएगी तो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए. टेम्परेचर बढ़ना चाहिए जब हीट गेन करेगा. मगर जब प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो गैस एक्सपेंड होती है. प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो गैस एक्सपेंड होती है. जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है. गैस कूल डाउन हो जाती है. गैस क्या होती है? कूल डाउन हो जाती है. नतीजे में क्या होगा?
नतीजे में इसका जो टेम्परेचर है दैट विल रिमेन सेम। नतीजे में जो इसका टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इसका सेम रहेगा, यानी कि प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा, गैस फैली है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाएगा। लोड कम किया है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, लोड कम करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, गैस फैलेगी, गैस फैलेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। द ओवरऑल प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो था वो T1 ही रहेगा, टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। द गैस एक्सपेंड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एज शोन इन फिगर। इसका वॉल्यूम बढ़कर V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 से बढ़कर V2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा कंपेरेटिवली, अगर आप पीछे वाले से देखें तो। ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप का नाम होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इस मरहले में कार्नोट इंजन को उठाकर हम रख देते हैं एक अदद इंसुलेटर के ऊपर। कार्नोट इंजन को कहां रख देते हैं, इंसुलेटर पे रख देते हैं। कार्नोट इंजन की दीवारें पहले ही नॉन कंडक्टिंग थी। इंसुलेटर के मतलब ये होता है नॉन कंडक्टिंग। जहां जो बेस था, जहां से हीट आया जा सकती थी, वहां पर इंसुलेटर लगा दिया। इसका मतलब है कि अब नीचे से भी हीट का ट्रांसफर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब नीचे से भी हीट का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। ऊपर से तो पहले ट्रांसफर नहीं हो रहा था, नीचे से भी क्या किया, इंसुलेटर लगा दिया है, नीचे से भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब है कि प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक। ना तो सिस्टम के अंदर हीट अंदर जाएगी, ना तो सिस्टम से हीट बाहर आएगी। ना तो सिस्टम में हीट अंदर जाएगी, ना तो सिस्टम में हीट बाहर जाएगी। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। Therefore, neither heat enter the system nor reject from the system. फिर क्या करते हैं मेरे बेटा, लोड को मजीद कम करके गैस को और फैलने का मौका देते हैं। पता है ना, हम जब प्रेशर को चेंज करेंगे तो गैस को एक्सपेंड करने का मौका दिया सकता है। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय डिक्रीजिंग द लोड। लोड को कम करके गैस को मजीद फैलने का मौका देते हैं। लोड को कम करके गैस को मजीद एक्सपेंड करने का, मजीद फैलने का मौका जनाब दिया जाता है। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय डिक्रीजिंग द लोड। मजीद लोड कम करके गैस को फैलने का मौका देते। तो गैस को फैलने का मौका देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। लोड कम किया ना, प्रेशर और कम हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़कर V3 हो जाएगा। इस टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब गैस एक्सपेंड होती है तो आप जानते हो टेम्परेचर कम होता है। गैस एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, T2 हो जाएगा। द ओवरऑल प्रोसेस इज एडियाबैटिक। जो ओवरऑल प्रोसेस है एडियाबैटिक होगा, जिसका नाम होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हो गया दूसरा मरहला, ये हो गया आपका दूसरा मरहला। तीसरे मरहले का नाम होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या नाम होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इस मरहले में हम कार्नोट इंजन को उठाकर, इस मरहले में हम कार्नोट इंजन को उठाकर रख देते हैं एक अदद कोल्ड रेजरवायर पे। कहां रख देते हैं, कार्नोट इंजन को उठा के रख देते हैं कोल्ड रेजरवायर पे। कोल्ड पे रखेंगे तो क्या करेगा, ये हीट लॉस करेगा। बेस है ना, बेस से में तो ट्रांसफर हो सकता है, बेस में से तो हीट का ट्रांसफर हो सकता था। हमने बेस को रख दिया कोल्ड के ऊपर, क्या करेगा, ये हीट लॉस करेगा। घर में देखा है ना, मैं कभी कोई चीज गर्म होती है, ठंडा करना हो तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी हो जाती है, वो हीट लॉस कर देता है। In third step, Carnot engine is placed on a cold reservoir having temperature T2. Engine rejects heat Q2 to the cold reservoir. Q2 heat क्या करेगा, डायग्राम की तरफ देखना बेटा, ये Q2 heat क्या करेगा, ये Q2 heat क्या करेगा, cold reservoir को heat loss करेगा। और आप जानते हो लॉर्ड केल्विन साहब ने कहा था हीट एनर्जी लॉस के बगैर इंजन काम भी नहीं करता, लॉस तो करवाना पड़ेगा। ये हीट लॉस करेगा। द गैस इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द लोड। क्या करते हैं, लोड को बढ़ा देते हैं, लोड को इंक्रीज करते हैं। लोड को इंक्रीज करेंगे तो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेस होती है, कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओवरऑल नतीजा क्या निकलेगा, ओवरऑल नतीजा ये निकलेगा, ओवरऑल नतीजा ये निकलेगा कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर में कमी होगी हीट लॉस करने की वजह से, टेम्परेचर में कमी होगी हीट लॉस करने की वजह से, कंप्रेस करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होकर V4 हो जाएगा।
The process is isothermal and is called isothermal compression. इसको isothermal कहेंगे, टेम्परेचर सेम है, और इसका नाम हो जाएगा isothermal compression बोलेंगे। क्या बोलेंगे? isothermal compression इसको जनाब जो है वो कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? isothermal compression कहा जाएगा। अब आगे आखिरी मरला। आखिरी मरहले का नाम होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नंबर 4 प्रोसेस है ये। इसको प्रोसेस 4 भी कह सकते हैं। चौथे प्रोसेस पे कार्नोट इंजन को उठाकर दोबारा रख देंगे इंसुलेटर के ऊपर। कार्नोट इंजन को दोबारा कहाँ रख दिया मेरे बेटा? कार्नोट इंजन को दोबारा रख दिया इंसुलेटर के ऊपर, और गैस को कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? गैस का जब इंसुलेटर पर रखा है तो एडियाबैटिक हो गया। इंसुलेटर पर रखा है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इंसुलेटर पे रखा है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इंसुलेटर पे रखा है तो हीट का जनाब ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। लोड को बढ़ाते हैं। जब लोड को बढ़ाते हैं तो गैस क्या होती है? आपकी कंप्रेस होती है। गैस क्या होती है? आपकी कंप्रेस होती है। दबा देते हैं गैस को, इतना कंप्रेस करते हैं कि सिस्टम इनिशियल स्टेट पर आ जाए। सुनना जरा गौर से। इतना कंप्रेस करते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं कि सिस्टम कहाँ जाए? सिस्टम दोबारा इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए। इनिशियल स्टेट में आने के मतलब है कि जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच जाने के मतलब है कि साइकिल मुकम्मल हो जाएगी। जहां से चला था दोबारा वहीं आ जाएगा, इसके मतलब है कि साइकिल मुकम्मल हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बेटा? साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कम होकर कहाँ पहुंच जाएगा? जहां से चला था, V1 हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, लोड बढ़ाया है, लोड को बढ़ाया है, कंप्रेस किया है, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका T1 हो जाएगा। प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, जिसका नाम होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, एडियाबैटिक है, लोड को बढ़ाया है, कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलेंगे। अब जरा इसकी ग्राफिक, जो 4 प्रोसेस थे, इसकी जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले। The four process of Carnot engine can be represented by PV डायग्राम। पीवी डायग्राम के मतलब होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम जो बनती है, जो ग्राफ बनाया जाता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका नाम होता है पीवी डायग्राम। एक्स एक्सिस पर वी है, वाई एक्सिस पर पी है। एक्स एक्सिस पर क्या है मेरे बेटा? वी है। वाई एक्सिस पर क्या है मेरे पास? पी है। जो पहला हमारा स्टेप था, सुनना जरा गौर से बेटा, मैं लिख भी देता हूँ हाथ के यहाँ, जरा आपको आसानी हो जाएगी। पहला जो आपका मरहला था, जो स्टेप नंबर 1 हमारा था, ये स्टेप नंबर 1 हमारा था, ये हमारा स्टेप 1 है। ये जो हमारा है मेरे बेटा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हमारा है। और स्टेप नंबर 1 में आइजोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? दूसरे मरहले के अंदर जो हमारा स्टेप नंबर 2 था, क्या था मेरे बेटा? आपका स्टेप नंबर 2 हमारे पास था। स्टेप 2 में क्या हुआ था? आप गौर से डायग्राम को देखोगे, लाइन आगे जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लाइन नीचे आ रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है इसका? लाइन नीचे आ रही है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, लाइन आगे जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस था। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद हमने क्या देखा मेरे बेटा? कि लाइन पीछे आइजोथर्मल कंप्रेशन था। कंप्रेशन होने के मतलब क्या है? कि हमने प्रेशर को बढ़ाया है, ग्राफ ऊपर गया है। वॉल्यूम के अंदर क्या हुई है? कमी हुई है। वॉल्यूम के अंदर क्या हुई है? हमारे पास कमी हुई है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। और फाइनली हमारे पास क्या है मेरे बेटा? स्टेप नंबर हमारे पास 4 है। और स्टेप 4 के अंदर हमने क्या किया? लोड को मजीद बढ़ाया है, और ये दोबारा जहां से चला था वहीं पहुंच गया। जब क्लोज ग्राफ बनता है ना, जहां से चले से दोबारा वहीं पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफ क्लोज होता है, बंद ग्राफ होता है। क्लोज ग्राफ हमारे पास होता है जिसमें जहां से चलता है दोबारा उसी जगह पर ग्राफ हमारा पहुंच जाता है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। एक डायग्राम छोटी सी आपको और भी दिखा देते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। जो कुछ बात अलग अलग बनाया था, इसी डायग्राम को हमने एक जगह अलग कर दिया। थोड़ा सा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जरा बेहतर तौर पे आपको बात जो समझ में शायद आ जाएगी। ये जो पहला वाला जो डायग्राम बता रहा हूं मैं, ये जो हिस्सा है, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपके सामने नजर आ रहा है, ये तो हमने जो 4 प्रोसेस आपको अलग अलग बताए थे, ये 4 प्रोसेस हमने आपको एक ही जगह बना दिए। देखो, पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम बढ़ा, V1 था, V1 से V2 हो गया, फिर क्या हो गया? V3 हो गया, फिर क्या हो गया? V4 हो गया, और आखिर में दोबारा घूमकर
V1 हो जाएगा, दोबारा हमारे पास V1 पर ये पहुंच जाएगा। जो पहली आपके पास डायग्राम को अगर हम गौर से देखते हैं, ये जो 4 डायग्राम आपको नजर आ रही है, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 4 प्रोसेस की डायग्राम थी जो हमने आपको अलग अलग बनाई है, एक साथ बना दिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर वॉल्यूम कम हुआ, फिर वॉल्यूम कम हुआ, बिलाखिर ये इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। ये जो नीचे ग्राफ, नीचे लाइन बनी है, आपका ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ है, दूसरा आपका आइडियाबैटिक का ग्राफ है, फिर आपका ये है, और सो ये 4 ग्राफ बने हुए हैं। सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ है ये, आप इसको देख लें, समझ लें। और ये अलग अलग बनाए थे, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहे हो, वैसे ना बन रहे हो तो ऐसे ग्राफ बना लेना, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। तो चाहे तो ग्राफ आप इस तरीके से फॉर्म कर लें, या आप इस तरह नहीं बन रहा, तो आप चाहे तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्म कर लें, दोनों सूरतों में चलेगा, मसला नहीं कोई, ऐसे बना लें ऐसे बना लें। वैसे राइट ग्राफ तो ये। अब हमारे पास दूसरा काम हो गया, हमने क्या किया, कार्नोट साइकिल बयान कर दी। अब हमने कार्नोट साइकिल बयान कर दी है, अब हमने इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बेटा, हमने इसकी एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। अगर आपको याद हो मेरे बेटा, जब हमने बिल्कुल टॉपिक शुरू किया था तो हमने आपको 2-3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताई थी, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये 2-4 बातें आपको समझाई थी, आज के लिए समझाई थी। ठीक है भाई, जो हीट दी जाती है उसको इनपुट कहते हैं, जो हीट लॉस करता है उसको, जो वर्क करता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जो रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का उसको जनाब एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। जब पूरी मुकम्मल साइकिल होती है, कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब Q1 हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर से पहले प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, एब्जॉर्ब्स हीट Q1। Q1 हीट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। Q1 हीट मेरे बेटा एब्जॉर्ब करता है एंड रिजेक्ट्स Q2 हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर। तीसरे स्टेप में Q3 हीट क्या करता है, ये लॉस करता है कोल्ड रिजर्वायर को। द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज Q1 माइनस Q2, जो हीट गेन की, जो हीट लॉस की है, इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। जो वर्क होता है उसका नाम आउटपुट होता है। जो Q2 है ये हीट लॉस है, Q1 क्या है, हीट गेन है जिसको इनपुट कहते हैं। Q1 क्या है, हीट गेन है जिसको इनपुट कहा जाता है। जो Q2 है ये हीट लॉस है, जाया है, वेस्ट है। और जो Q1 माइनस Q2 है, जो Q1 माइनस Q2 है, ये आपका यूजफुल वर्क होता है। ये आपका जनाब यूजफुल वर्क होता है। इनपुट हो रहा है Q1, हीट लॉस Q2 है, वर्क डन किसके बराबर है, डेल्टा W कहते हैं वर्क डन को, Q1 माइनस Q2 के बराबर है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जो एफिशिएंसी होती है मेरे बेटा, इसका फार्मूला होता है क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट कहते हैं एफिशिएंसी के फार्मूले को। आउटपुट कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है। अगर एलसीएम को ब्रेक करें, Q1 पहले वाले के नीचे भी, Q1 दूसरे वाले के नीचे भी होगा, यहाँ Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास Q1 से Q1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ काट दिया है। और 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा। और अगर इस फार्मूले को अगर हम चाहें, ये फार्मूला एफिशिएंसी का हमारे पास मेरे बेटा ये फार्मूला है, ये हमारे पास एफिशिएंसी का जनाब फार्मूला हमें मिल गया है। आमतौर पे एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। आमतौर पे एफिशिएंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफिशिएंसी का एक फार्मूला और भी होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर फॉर्म। एक और भी होता है जिसका नाम होता है टेम्परेचर फॉर्म। अगर T1 और T2 टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर हो, जो केल्विन के अंदर मेजर होंगे, अगर T1 और T2 टेम्परेचर ऑफ हॉट और कोल्ड रिजर्वायर हो, तो देखा यह गया है कि Q2 अपॉन Q1 का रेशियो, वैल्यू नहीं कह रहा कि Q1 Q2 और Q1 T2 और T1 के बराबर है, तो क्वांटिटी अलग अलग है, एनर्जी एक टेम्परेचर है, इनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। Q2 अपॉन Q1 किसके बराबर होता है, T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। Q2 अपॉन Q1 जो होता है वो T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। लिहाजा मेरे बेटा फार्मूले में जहां Q2 अपॉन Q1 लिखा है, वहां पे क्या लिख सकते हैं, वहां पर T2 अपॉन T1 लिखा जा सकता है। लिहाजा एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। जहां पर हमने क्या लिखा था मेरे बेटा, Q2 अपॉन Q1 लिखा था, समझ लो और से ध्यान से, जहां पर हमने Q2 अपॉन Q1 लिखा था वहां पे क्या लगा दिया बेटा, हमने T2 अपॉन T1 लगा दिया।
तो एफिशिएंसी को हम परसेंटेज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने जनाब कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर ली कि कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। ये हमने कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर ली है कि कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। नाउ देन अब इसका रह गया लास्ट पार्ट, कि साबित करना है कि एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 1 होती है। काफी लंबा चौड़ा सवाल है। शो दैट द एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बाद दफा एग्जाम में अलग से भी आ जाता है 4 नंबर का, साबित करें कि एफिशिएंसी लेस देन 1 है। बाद दफा ये अलग से भी सवाल पूछ लेते हैं शॉर्ट के अंदर अलग, सिर्फ ये भी एक अलग सवाल बन सकता है। अच्छा, जितना पूछेंगे इतने जवाब देना है। अगर हम ये पूछेंगे तो लिखिएगा, ये नहीं पूछेंगे तो मत लिखिएगा भाई। हमने तो एक सवाल के अंदर सब चीजें ऐड कर दी है। जो सवाल आपको हमने मेंशन किया है, अगर आप इस सवाल को तवज्जो देके गौर से देखें तो काफी लंबा चौड़ा सवाल है। एक दो पार्ट नहीं है। एक पार्ट इज कारनॉट इंजन, एक्सप्लेन कारनॉट साइकिल। ठीक है जनाब। अब वो कारनॉट साइकिल आएगा तो कारनॉट इंजन तो बयान करना ही पड़ेगा, तो फिर मसला है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द एफिशिएंसी, शो दैट द एफिशिएंसी इज लेस देन 1। ये अगर शो दैट बोलेंगे तो कीजिएगा, वरना करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है, इसको प्रूफ करने के हमारे पास जनाब दो तरीके, दो मेथड हमारे पास जनाब होते हैं। क्योंकि फार्मूले दो है, एक फार्मूला टेम्परेचर के हवाले से है, एक फार्मूला Q2 Q1 के हवाले से है, एक फार्मूला T2 T1 के हवाले से है। दोनों फार्मूलों से हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों चीजों से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। हम जानते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - Q2 / Q1। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, मफरूजा हमारा है, फर्ज कर लिया हमने कि एफिशिएंसी जो है वो 1 के बराबर है। फर्ज कर लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि एफिशिएंसी 1 के बराबर है। अगर एफिशिएंसी को मेरे बेटा 1 रखा जाए तो ई की जगह पर 1 हो जाएगा। चीजों को सेपरेट करते हैं, समझ लो बेटा गौर से। ये माइनस का Q2 / Q1 था, यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा। जो 1 प्लस का था मेरे बेटा, ये दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा, ये 1 यहाँ प्लस का था, दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। Q1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा मेरे बच्चा तो क्या हो जाएगा, Q1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। Q2 0 हो गया। Q2 होता क्या है? Q2 होता है हीट लॉस। Q2 कहते हैं हीट लॉस टू द कोल्ड रेजरवायर, यानी हीट लॉस नहीं होगी, हीट लॉस नहीं होगी। मगर लॉर्ड केल्विन साहब ने कहा था, लॉर्ड केल्विन साहब ने कहा था कि हीट लॉस किए बगैर तो इंजन काम ही नहीं करेगा। हीट लॉस किए बगैर तो इंजन काम ही नहीं करेगा। हीट तो इंजन लाजमी लॉस करेगा, हीट तो इंजन लाजमी लॉस करेगा। अगर हम ये अपनी एजम्पशन, मैं अपनी एजम्पशन अगर सही मान लूं तो लॉर्ड केल्विन साहब गलत हो जाएंगे। कौन गलत हो जाएगा? लॉर्ड केल्विन साहब गलत हो जाएंगे। मगर लॉर्ड केल्विन साहब गलत नहीं है, वो तो जस्टिफाइड है। इसका मतलब है कि जो हमारी एजम्पशन है वो गलत है। The above equation shows that no heat is lost, which is against Lord Kelvin statement, जो कि लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के खिलाफ है। लिहाजा एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। जब एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती है तो इसका मतलब लेस देन 1 होगी। 1 नहीं हो सकती तो क्या होगी? लेस देन 1 हमारे पास होगी। अब किसी के जहन में ये सवाल खुदा न खास्ता कुल बुला रहा हो, अब कि अगर लेस देन 1 नहीं होगी तो ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। तो ग्रेटर देन 1 उस वक्त होती है जब वो कोल्ड रेजर्वायर्स को हीट लॉस करने के बजाय कोल्ड से भी गेन कर ले। ग्रेटर देन 1 होने के मतलब है कि जो जहां हीट लॉस करनी थी वहां से भी गेन कर ले। ये तो बिल्कुल ही जो है वो मीनलेस किस्म का आइडिया है। तो 1 ज्यादा तो होने का चांस ही नहीं है। कब होती है? हमेशा लेस देन 1। एक और मेथड हमारे पास होता है इसको वेरीफाई करने का, कि क्योंकि फार्मूला टेम्परेचर के हवाले से भी होता है, E बराबर होता है 1 - T2 / T1। हम यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं कि एफिशिएंसी 1 है। हम यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं एफिशिएंसी 1 के बराबर है। अलग करते हैं, सेपरेट करके T2 को मालूम करते हैं तो T2 की वैल्यू 0 आ जाती है। ये 0 केल्विन स्केल है, जिसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट 0। क्या नाम होता है बेटा इसका?
जीरो डिग्री का मतलब होता है कि ये एब्सोल्यूट जीरो है। क्या बेटा? एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास ये टेम्परेचर होता है, इसको जीरो केल्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? जीरो, इसको जीरो केल्विन भी टेम्परेचर कहा जाता है, इसको जीरो केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जो आज तक अचीव नहीं हुआ, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है कम से कम। जो जीरो केल्विन है इट इज द थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है एंड इज नॉट अचीव्ड यट, और ये अभी तक हासिल भी नहीं हुआ है, जहां तक हम जा नहीं सकते। यानी एफिशिएंसी 1 होने के लिए क्या जरूरी है? एफिशिएंसी 1 होने के लिए जरूरी है कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जीरो केल्विन हो। कितना टेम्परेचर हो? जीरो केल्विन हो। चूंकि जीरो केल्विन तो अचीव हो नहीं सकता, जीरो केल्विन तो अचीव हो नहीं सकता। द अबव इक्वेशन शोज दैट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज जीरो विच इज नॉट अचीवेबल। जीरो केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो है, विच इज नॉट अचीवेबल। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। एफिशिएंसी 1 के बराबर नहीं हो सकती, 1 के बराबर नहीं होगी तो लेस देन 1 होगी। 1 के बराबर नहीं होगी, 1 के बराबर नहीं होगी तो लेस देन 1 होगी। 1 के बराबर अगर नहीं होगी तो इसका मतलब है कि लेस देन 1 हमारे पास एफिशिएंसी हमारे पास जो होगी। तो ये दो मेथड हमारे पास है। कोई एक अगर एक आता है, कोई भी एक मेथड कर सकते हैं, जरूरी कि दोनों से करें। कोई भी एक मेथड आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर वो मेंशन कर देंगे तो अलग स्टोरी, आपको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर के जरिए वेरीफाई करना है कि हीट के जरिए वेरीफाई करना है। यहां पर आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल मुकम्मल हो गया। यहाँ पर आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन था मुकम्मल हो गया है। एक क्लास में कोशिश करके और लेकर इसकी न्यूमेरिकल की ले लूंगा, एक क्लास इसके न्यूमेरिकल की मेरे बेटा और ले लेंगे। और एक और बात आप देख लें कि अगर सेंटर 11 जनवरी से खुल जाता है, जिस तरह सेंटर खुलने का हो रहा है, तो आप समझ लीजिए, जहन में रखिएगा कि सेंटर खुलते ही जो है वो आप मिड टर्म का सेटअप बनाएंगे। और मिड टर्म का सिलेबस आप लोगों को शायद पहले दिया जा चुका था या बताया जा चुका था। ये हम मुकम्मल करने के बाद चैप्टर इंशाल्लाह एक क्लास इसकी और होगी नेक्स्ट वीक में, पहली क्लास, उसमें चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाएगा। 2 टॉपिक और है, वो मैंने कहा मैं अभी नहीं करा रहा इसलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, पेपर के अंदर वो इतनी अहमियत के लायक वो सवाल रहे नहीं है, तो बजाय टाइम वेस्ट करने के वो सवाल कर लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह चैप्टर 17 का जनाब आगाज करेंगे। नया चैनल आप लोगों का बनाया था, उसमें कुछ लोगों को